हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएम का चैप्टर नंबर 7 दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप ये डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये इक्वल वेटेज कैरी करता है। इनफैक्ट एसएम का हर एक चैप्टर जो है वो इक्वल वेटेज कैरी करता है। अराउंड 5 to 6 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी नेचर का चैप्टर है, तो डेफिनेटली जो है वो हम लोग को स्कोर करने में हेल्प करेगा। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने हायरार्की किस तरीके से बना के रखी हुई है। सर हायरार्की का मतलब आपने जो है वो काम की जो जिम्मेदारी है वो किस तरीके से एलोकेट करके रखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं स्मॉल लेवल पे ऑपरेट कर रहा हूं, मैंने अभी अभी बिजनेस चालू किया हुआ है, तो वहां पे मेरा यूजुअली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि यार सारे काम मैं ही संभालता हूं। हाँ, 4-5 एम्प्लॉइज रहेंगे, बट वो 4-5 एम्प्लॉइज जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं उन काम के रिगार्डिंग। उनको बस खाली जितना काम बोल के रखा हुआ है उतना करने की जिम्मेदारी है, बाकी मेजरली हर काम के रिगार्डिंग जो डिसीजंस है वो मैं ही ले रहा हूं। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे कि यार ये तो एकदम साधारण सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। वहीं अगर लेट्स से कि थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे, हमारा टर्नओवर जो है वो भी करोड़ों में हो रहा है, हमारे जो है वो दुनिया भर में ब्रांचेस अभी फैलने की प्लानिंग हो रही है, बट इनिशियल लेवल पे हम लोग ने जो है वो अपने एरिया में एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया है और वहां पे काम का लोड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मुझे लग रहा है कि बॉस मेरे अकेले के दम पे ये सब मैनेज नहीं होगा। तो वहां पे मैं कुछ जिम्मेदार या कुछ जिम्मेदारी बांटने के लिए कुछ समझदार लोगों को अपने साथ लेकर चलता हूं, जिनको मैं यहां पे फंक्शनल मैनेजर कहलाऊंगा। तो ये फंक्शनल मैनेजर आपके जो है वो एज इन बोल देते हैं कि सर आप परचेज की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। सेल्स मैनेजर बोलेगा सर सेल्स की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। मार्केटिंग मैनेजर सर मार्केटिंग की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। तो इस तरीके से यहां पे मैंने अपने हिस्से पे, अपने कंधों पे जो जिम्मेदारी आके रखी थी, उन सारे जिम्मेदारियों को जो है वो लोगों को सौंप दिया। तो ये भी आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि काम को लेकर किस तरीके से बांटा बांटी हो रही है, काम की जिम्मेदारियों को लेकर, काम की जवाबदारी को लेकर, काम की अकाउंटेबिलिटी को लेकर किस तरीके से आपस में जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद लीडरशिप के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद इंट्राप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक बार ये पूरा चैप्टर आपने जो है वो मेरे साथ में रिवाइज कर लिया तो उसके बाद सीधा आप जो है वो क्वेश्चंस इसके अप्रोच कर सकते हो। मेजरली एक एक एस्पेक्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे विद लॉजिक कि कौन सी बात एग्जैक्टली क्यों की जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात वही आती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। देखिए, आपको टोटल देखे तो 8 स्ट्रक्चर देख रहे हो, लेकिन आप यहां पे जो है वो उन 8 स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में दोस्तों डिवाइड कर लो। आपका पहला वाला पार्ट हो जाएगा इन विच वी विल कवर सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल और एसबीओ स्ट्रक्चर, बिकॉज इनकी अपनी थीम जो है, इनकी अपनी जो सीक्वेंस है वो एक तरीके से चलती है। और आपका जो दूसरा पार्ट होगा दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ नेटवर्क, मैट्रिक्स और आर ग्लास, क्योंकि ये आपके जो है वो मॉडर्न स्ट्रक्चर है, नई कैटेगरी के स्ट्रक्चर है, हाल फिलहाल ही आने लगे हुए हैं, तो वहां पे जो है वो डिस्कशन अपना अलग थीम पे होगा। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आपके 5 स्ट्रक्चर आते हैं, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल और एसबीयू। सर ये एग्जैक्टली जो है वो स्ट्रक्चर का हम लोग पहले ब्रीफिंग ले लेते हैं और उसके बाद एक एक के फायदे और एक एक के नुकसान जो है वो हम लोग यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेट्स से कि जहां पे आ रहा है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा फॉर्मेट हो गया जहां पे इंडिविजुअली आप ही सारे काम के लिए जिम्मेदार हो। सिंपल स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा फॉर्मेट हो गया जहां पे एकदम सिंपल सी प्लानिंग आपकी हो रही है, वेर आपने जो है वो यहां पे अपने कंधे पे सारी जिम्मेदारी लेके रखी है। आपने बोला है परचेस मैं संभालूंगा, आपने बोला है सेल्स मैं संभालूंगा, आपने बोला है मार्केटिंग मैं संभालूंगा, आपने बोला है फाइनेंस मैं संभालूंगा। सर इतना सब कुछ आप संभालोगे, अकेला नहीं रहे, इसके साथ हम लोग की जो टीम है वो रहेगी, लेकिन इन सारे फंक्शंस के लिए जो अकाउंटेबल आदमी रहेगा वो मैं रहूंगा। और इनफैक्ट इन टीम को मुझे जो है वो कौन सा काम कराना है वो भी कुछ फिक्स नहीं होगा। ये 4-5 जन जो है इनको मैं बताता रहूंगा, ए तू थोड़ा बहुत परचेज का देख रहे, उसके बाद मेरे को आके रिपोर्ट कर, ए तू सेल्स का देख रहे, उसके बाद आके मेरे को रिपोर्ट कर। ये एम्प्लॉइज ने एक ने भी इन फंक्शंस में एक्सपर्टीज हासिल करके नहीं रखी हुई है। ये आपका एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। जैसे जैसे आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी आगे बढ़ती जाएगी, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को पसंद करता जाएंगे, लोग आपको जो है वो एज इन चुनते जाएंगे, तो आपका बिजनेस एक्सपांड होता जाएगा। और आपका जो बिजनेस जब एक्सपांड होगा तो आपके लिए इतना कुछ संभालना जो है वो बहुत ही मुश्किल बन जाएगा। आप बोलोगे यार बहुत लोड हो रहा है, इतना सारा परचेज मेरे से संभाला नहीं जा रहा है, इतना सारा सेल्स मेरे से संभाला नहीं जा रहा है, इतना सारा मार्केटिंग मुझसे संभाला नहीं जा रहा है। और इसीलिए आपको कुछ एक्सपर्ट लोगों की हेल्प लगेगी, जहां पे आप कुछ एक्सपर्ट अपने नीचे हायर कर लोगे, जिनको हम लोग बुलाएंगे फंक्शनल मैनेजर। ये फंक्शनल मैनेजर आपको जो है वो पर्टिकुलर काम को लेकर हेल्प करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन को लेकर हेल्प करेंगे। जैसे एक मेरा परचेज मैनेजर हो गया, एक मेरा सेल्स मैनेजर हो गया, एक मेरा प्रोडक्शन मैनेजर हो गया। सेल्स वाला सिर्फ सेल्स संभालेगा,
परचेज वाला सिर्फ परचेज संभालेगा और प्रोडक्शन वाला सिर्फ ऑब्वियसली प्रोडक्शन संभालेगा। काम और बढ़ता गया, हम लोग जो है वो अब सिर्फ एक प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे, हम कुछ 5 से 6 प्रोडक्ट में डील करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम साबुन भी बेच रहे, हम पापड़ भी बेच रहे, हम टेलीविजन भी बेच रहे और 1-2 प्रोडक्ट में डील कर रहे। ये बेचारा परचेज मैनेजर अकेला अपनी टीम के साथ इतने सारे प्रोडक्ट की जब डिसीजन मेकिंग ले रहा है तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं किस प्रोडक्ट पे ध्यान दूं, बिकॉज इसके लिए तो सारे प्रोडक्ट जरूरी है। सेम आपका सेल्स मैनेजर भी यहाँ पे कंफ्यूज होकर रखा है कि यार सर बेचना क्या, वो समझ ही नहीं आ रहा है। आप तो 5-5 प्रोडक्ट दे दिए, सबके कस्टमर बेस अलग है, सबकी बातें अलग है, तो कौन सा बेचना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। सेम आपका प्रोडक्शन मैनेजर ही वाली बात बोल रहा है। तो हमने बोला रुको भाई, आप जो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जान नहीं रहे हो कि हम एक्सपांड हो चुके हैं। अब हम लोग को जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक टीम से काम नहीं चलेगा और इसीलिए हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिविजन्स फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर का। वेल, अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लेट्स से प्रोडक्ट ए की एक डिवीजन बना दी, प्रोडक्ट बी की बना दी, सी की बना दी और डी की बना दी, और इन सब के लिए दोस्तों एक हम लोग ने डिविजनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया जो पूरे डिवीजन के लिए जिम्मेदार होगा। ये पूरी डिवीजन वो संभालेगा। और प्रोडक्ट बी के लिए भी हम लोग ने एक डिविजनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया, प्रोडक्ट सी के लिए भी हम लोग ने एक डीएम अपॉइंट कर दिया और प्रोडक्ट डी के लिए भी हम लोग ने एक डीएम अपॉइंट कर दिया। और इनके नीचे अब हम लोग ने जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर दिया, जिसमें से कुछ सिर्फ परचेज संभाल रहे, कुछ सेल्स संभाल रहे, तो कुछ मार्केटिंग संभाल रहे। ये मैंने हर एक डिवीजन के लिए कर दिया ताकि काम थोड़ा सा हम लोग का सिंप्लीफाई हो सके, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। लेकिन काम अभी भी जो है वो सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि 4 या 5 प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं तो मामला एक बार फिर भी ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये जो स्ट्रैटेजी आपकी जो है वो एज इन इनके हाथ में, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस, जैसे कि आपके सीईओ हो गए या जो भी आपके चीफ ऑफिसर्स हो गए जो टॉप लेवल में आते हैं, उनके हाथ में है कि भाई क्या हम लोग को स्ट्रैटेजी बनानी है, और ये स्ट्रैटेजी जो है वो बार बार चेक करना भी इनके हाथ में है। तो ये डिविजनल मैनेजर को जो है वो उतनी ज्यादा ऑटोनॉमी देके नहीं रखी हुई है। मेजरली डिविजनल मैनेजर जो है वो काम संभाल तो रहे, लेकिन उतना ही काम संभाल रहे जितना उनको उड़ाया गया बाय द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बाय द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक लीडर्स। और इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वाला जैसे जैसे ये चेंज जुड़ती जा रही है, लेट्स से कि यहाँ पे तो 4 प्रोडक्ट है, बट मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 40 कर देता हूं, तो ये आदमी पागल हो जाएगा। वो बोलेगा भाई 44 प्रोडक्ट्स की स्ट्रैटेजी मैं तो नहीं बना पाऊंगा। ये 44 प्रोडक्ट्स की जो स्ट्रैटेजी है अगर मैं बनाने बैठा तो मैं खुद इन लोगों की तरह कंफ्यूज हो जाऊंगा। अब मुझे लग रहा है कि यार ये डिविजनल मैनेजर को और ज्यादा ऑटोनॉमी देना पड़ेगा और ज्यादा इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। तो मैंने डिविजनल मैनेजर्स की मीटिंग बुलाई, पूरे के पूरे 45 जन आ गए, 40 प्लस लेट्स से कि 4 और 1 5, ये सबको मैंने बिठाया और बोला देखो अब तक ऐसा होता जा रहा था कि मैं एज अ प्रेसिडेंट आपका जो है वो एज एन एक डिसीजन लेता आ रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, अब जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है आप सबसे कोऑर्डिनेट करना। लेट्स मेक इट कि भाई आप सब जो है वो स्ट्रैटेजी बनाओगे और वो स्ट्रैटेजी आप मेरे साथ डिस्कस करोगे, थोड़े बहुत मैं अपने जो है वो इनपुट्स दे दूंगा और उसके बाद मैं चेक करता जाऊंगा कि बॉस यहां पे जो है वो आपने वो स्ट्रैटेजी किस तरीके से एज इन एग्जीक्यूट की है। मतलब स्ट्रैटेजिक कंट्रोल तो मेरे हाथ में होगा, बट फॉर्मुलेशन करने की जो पावर है वो थोड़ी बहुत मैं तुम लोग को दे रहा हूं एज अ डिविजनल मैनेजर्स। डिविजनल मैनेजर एकदम रिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं, सर हम बिल्कुल डिवीजन को आगे लेके जाएंगे। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज मल्टी डिविजनल, जहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर ही है, बस फर्क क्या पड़ रहा है, डिविजनल स्ट्रक्चर में आपका जो डिविजनल मैनेजर है वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रख रहा था। आपके मल्टी डिवीजन में क्योंकि प्रोडक्ट एक्सपांड हो चुके हैं तो आपके जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, जो आपके प्रेसिडेंट्स हो गए, जो आपके सीईओ हो गए, ये सब जो है वो सब बातें संभाल नहीं पा रहे, इसलिए थोड़ी थोड़ी पावर जो है वो यहाँ पे डिविजनल मैनेजर्स को दी जा रही है। दैट इज द केस ओवर हियर। वेल सर, यहाँ पे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वालों के हाथ में कुछ नहीं होगा क्या सर? ये जो प्रेसिडेंट है, सीईओ है, सिर्फ बैठ के बस अप्रूवल देते रहेंगे? वेल, एक ऐसा मुद्दा है जो ये अपने हाथ में रखेंगे, विच इज फाइनेंशियल कंट्रोल। कि जब बात आएगी ना कि कौन से डिवीजन को कितना पैसा अलोकेट करना चाहिए, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वाला डिसाइड करेगा कि डिवीजन ए में कितना पैसा हम लोग को ग्रुप का इन्वेस्ट करना है, डिवीजन बी में कितना करना है, सी में कितना करना है, और ऐसी 40 डिवीजन में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मतलब कीवर्ड यहाँ पे ये हो गया कि आपके जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वाले हैं ना, वो 2 चीजें अपने हाथ में रखेंगे। फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड सेकंड वन इज फाइनेंशियल कंट्रोल। ये 2 इनके हाथ में रहेगा, बाकी सब बांट दिया, तुम देखो रे मेरे से तो नहीं हो रहा। दैट इज मल्टी डिविजनल। अब मल्टी डिविजनल में भी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि मल्टी डिवीजन में जब और एक्सपांड होता जा रहा था, 40 से हम 90 हो गए, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यार 90 अपने प्रोडक्ट्स है, 90 डिवीजन है, 90 डिविजनल मैनेजर्स है, उनके नीचे जो है वो 90 टीम काम कर रही है, लेकिन इनमें आपस में एक में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक में भी सिनर्जी नहीं है। जब मैं ठीक से एनालाइज करूं तो यहाँ पे मेरी 10 डिवीजन तो ऐसी है जो सेम मार्केट में है, सेम कंज्यूमर्स को अप्रोच कर रही है, सेम होलसेलर्स को अप्रोच कर रही है, सेम रिटेलर के पास जाके जो है वो अपना सामान रख के आ रही है, लेकिन आपस में बातचीत ही नहीं करती है। और आपस में बातचीत नहीं करती है तो यार वो सिनर्जी एस्टैब्लिश नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिविजनल मैनेजर अपने आप को जो है एकदम अलग ही कंसिडर कर रहे हैं, एज ए सेपरेट बिजनेस ही चला रहे हैं।
लेकिन वो जो सिनर्जी अच्छी खासी एस्टैब्लिश हो सकती है वो तो यार मिसिंग दिख रही है। समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग को करना क्या चाहिए। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी डिसाइड इज कि चलो एक काम करते हैं यार, इनकी ग्रुपिंग करते हैं। और इसीलिए हमने जो मेरे 90 बिजनेस है, उन 90 बिजनेस के जो भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिमिलर टेक्नोलॉजी है, सिमिलर मार्केट शेयर है, सिमिलर मार्केट है, उसके बेसिस पे हम लोग ने ग्रुपिंग करके SBU फॉर्म कर दे, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि फॉर एग्जांपल नेस्ले जो है वो कॉफी भी बेचता है और साथ में साथ आइस टी भी बेचता है। अब तक हम लोग ने उन सबको इंडिपेंडेंटली रखा था, लेकिन अब क्या कर देंगे, एक बेवरेज डिवीजन का SBU फॉर्म कर देंगे और उस SBU के नीचे हम लोग का आ जाएगा एक कोल्ड कॉफी डिवीजन और एक आइस टी डिवीजन। सर ये जो हम लोग ने SBU फॉर्म करके रखा हुआ है, क्या उसके लिए भी हम लोग एक मैनेजर अपॉइंट करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, और उसको हम लोग बुलाएंगे SBU मैनेजर। तो ये एक एक स्ट्रक्चर को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, सबके फायदे और सबके नुकसान हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बचे हुए 3 स्ट्रक्चर पे जाएंगे, विच इज मैट्रिक्स, नेटवर्क, और लास्ट हम लोग का बच जाता है आर ग्लास स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ दिस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे सामने दोस्तों आ रहा है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर बहुत ही अनसोफिस्टिकेटेड सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहां पे तो आपका एक ही आदमी सब कुछ संभाल रहा है ना, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या ही होगा, किसके साथ किसको कम्युनिकेट करना है, ये सब कुछ है ही नहीं। सब लोग किसके साथ कम्युनिकेट करोगे? मेरे साथ। मैं बताऊंगा वो जो होगा, मैं सोचूंगा वो होगा, बात ही खत्म। रूल्स कुछ है ही नहीं, फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, पूरा इन्वॉल्वमेंट है ओनर और मैनेजर का। ऐसे झटके में मैं नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता हूं, कहीं पे भी यार मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, सब जगह पे मैं ठीक ठाक ही काम कर रहा हूं। किसी एक में अगर मेरे को आके कोई पूछ ले कि भाई तेरा सबसे अच्छा क्या है, मैं बोलूंगा कुछ नहीं है, सब में मैं अच्छा हूं, बट सबसे अच्छा मैं किसी में नहीं हूं। और फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अकेला ही आदमी है और 4-5 एम्प्लॉइज है, तो क्या फॉर्मेलिटी, व्हाट्सएप पे हम लोग के सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हो जाती है और काम वहीं पे डिस्कस हो जाता है, राइट। सो यार आपकी जो है वो एप्रोप्रिएट तभी रहेगी जब आप सिंगल बिजनेस के अंदर हो, सिंगल एरिया में ऑपरेट कर रहे हो, कोई एक सटीक टारगेट को जो है वो आज इन फोकस करके रखा हुआ है, और ओनर और मैनेजर चाहता है कि सारे जो डिसीजंस है वो मैं ही लूं, मेरे स्टाफ जो है वो बस खाली यहाँ पे एग्जीक्यूट करने में मेरा हेल्प करे, दैट्स इट। अब एडवांटेज सर क्या हो जाएंगे? एडवांटेज होगा ना इनोवेशन, ओपनली आप इनोवेट करो। क्यों? अरे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, बिंदास सब कुछ आपके हाथ में है, तो आपका ये एकदम फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर है, बिंदास इनोवेट करो, और मार्केट में इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं आप ही सर सबसे पहले आके रिएक्ट करो, डायरेक्टली आप इन्वॉल्व रहो, फ्रीक्वेंटली आप कम्युनिकेट करते रहो। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज है सिंपल स्ट्रक्चर के। अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर में जा रहे हो ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्सपर्टीज हासिल नहीं होगी, क्योंकि आप कोई एक फंक्शन तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे परफॉर्म ही नहीं कर रहे। आप परचेस का काम संभालते हो, इतने में सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सेल्स का संभालते हो, इतने में फाइनेंस की आ जाती है, तो सब में काम चल रहा है, लेकिन काम चलाऊ है यहाँ पे जो है वो किसी में भी आप अच्छा नहीं बन रहे दोस्त। और कॉम्प्लेक्स अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन विच इज डीलिंग इन सो मेनी लार्ज वेराइटी ऑफ एरियाज और प्रोडक्ट, तो उसके लिए तो भाई सिंपल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, काम नहीं चलेगा। और जहां पे ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा मुझे प्रोसेस करने की जरूरत है, वहां पे एक अकेले आदमी के बस में नहीं होगा कि इतना सारा लार्ज इंफॉर्मेशन, इतनी सारी लार्ज डेटा को वो प्रोसेस कर पाए। तो ये कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज बन जाते हैं, और यहीं पे इसी के साथ हमारा जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो दोस्तों खत्म हो जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एक हम लोग का प्रेसिडेंट है, और उसके साथ हम लोग का जो है एज एन एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर है, और उसके बाद इनके नीचे इनकी अपनी अपनी टीम है। ये जो प्रेसिडेंट है वो सारे काम जो है वो एज इन इनको देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो मैनेजर है वो उसमें एक्सपर्ट है, वो अपनी पूरी टीम को संभालेगा। मतलब हमने ऑन द बेसिस ऑफ काम, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या कर दिया है, टास्क एलोकेट कर दिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट मस्सा रख लिया है, फाइनेंस मैनेजर रख लिया है, मार्केटिंग मैनेजर रख लिया है, और मैन्युफैक्चरिंग का जो मैनेजर है वो भी हम लोग ने रख लिया है। यू हैव ग्रुप्ड द एक्टिविटी इनटू सिमिलर फंक्शन। सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले काम एक साथ हो जाएगा, मार्केटिंग वाले सारे काम मार्केटिंग मैनेजर के हाथ में आ जाएंगे। तो जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस फंक्शन, आपने जो है वो क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आपने दोस्तों डिवाइड कर दिया है। सीईओ, एमडी ये लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे फंक्शनल लाइन मैनेजर को। कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा होगा, लेकिन कहीं पे नहीं भी होगा, वो हम देखेंगे कैसे। सबसे मस्त एडवांटेज, इट प्रमोट स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। सर परचेज वाला दिन रात परचेज के ऊपर मेहनत कर कर करके उसमें इतना स्पेशलाइज हो जाएगा कि वो एक्सपर्टीज उसकी हासिल हो जाएगी। सर डिसीजन मेकिंग भी बहुत फास्ट होगा। क्यों? कंपैरेटिवली सर आगे के जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो सारा काम आके जो है वो डिसीजन मेकिंग पे ही आ जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल के पास जब जब बात पहुंचेगी तो थोड़ा सा जो है वो काम डिले होता जाएगा। बट यहाँ पे डिसीजन सर ऐसे लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटी टीम है ना सर, तो सिंपल से उतना फास्ट डिसीजन नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो डेफिनेटली यहाँ पे डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा। सर एफिशिएंसी एनकरेज करेंगे। सर यहाँ पे सब लोग अपने काम में एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं, तो सब खर्चा बचा पाएंगे। कहीं पे भी वेस्टेज लग रही है तो सबको पता होगा ना,
मार्केटिंग वाला जानता है कि भाई कहां पे खर्चा करना चाहिए कहां पे नहीं। जब ये अकेला आदमी सर संभाल रहा था ना सिंपल स्ट्रक्चर में, तो वहां पे बेचारे को जो है वो पता ही नहीं चल रहा था कि खर्चा सही में करूँ कहां और कहां नहीं, और बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी आ रही थी। सर कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा रहेगा कंपेयर टू द मल्टी डिवीजन। बट देखो जब आप एडवांटेज पढ़ रहे हो ना, तो बस खाली पर्सपेक्टिव्स को चेंज करोगे तो सेम पॉइंट आपके लिए फायदा बन जाएगा, सेम पॉइंट आपके लिए नुकसान बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रैपिड डिसीजन मेकिंग मेरे लिए फायदा बनेगा इफ आई कंपेयर इट विद द मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, बट यही रैपिड डिसीजन मेकिंग मेरे लिए नुकसान बन जाएगा इफ आई कंपेयर विद द सिंपल स्ट्रक्चर। स्मूथ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन मेरे लिए फायदा बन जाएगा इफ आई कंपेयर इट विद द मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, बट यही सेम मेरे लिए नुकसान बन जाएगी इफ आई कंपेयर विद द सिंपल स्ट्रक्चर, बिकॉज कंपेरेटिवली तो सिंपल में ये सब ज्यादा हो रहा है ना। सर डिसएडवांटेज ये कि भाई ये जो फंक्शनल मैनेजर है ना, वो अपने फंक्शन को इतना सीरियस ले लेंगे कि फंक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के चक्कर में हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देंगे। आपस में इनकी जो है वो जलन हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो जानबूझ के माल नहीं बनाएगा सेल्स मैनेजर के लिए, सेल्स मैनेजर भी जो है वो जानबूझ के शायद अचानक बार बार प्रेशर डालने के लिए ऑर्डर दे प्रोडक्शन मैनेजर को। प्रोडक्शन मैनेजर भी शायद ये सेम बात जो है वो परचेज मैनेजर के साथ करे, और फाइनेंस वाला इनको लड़ते देख बोलेगा यार पैसे तो कोई कमा के लाके दे ही नहीं रहा है। तो इनमें आपस में आप क्या कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा। इनके लिए एक मायोपिक पर्सपेक्टिव, सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, वैसा पर्सपेक्टिव डेवलप हो सकता है। मे लूज साइट ऑफ कंपनीज विजन एंड मिशन। सारे ऑब्जेक्टिव आप जो है वो नेग्लेक्ट करके सिर्फ आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बारे में सोच रहे हो। और डिफरेंस इन द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में इंपीड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। क्या हो रहा है, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर सब अपने काम में महारती हासिल करके रखे हुए हैं। और दोस्तों जो लोग अपने काम में महारती हासिल करके रखते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फिर उनको लगने लगता है कि यार मैं सामने से जाके क्यों बात करूं, सामने वाला मेरे से पूछेगा तो मैं उसे बताऊंगा। तो अगर कंपनी ने इनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके नहीं रखा हुआ है, तो काम आपका यही ईगो के चक्कर में अटका रहेगा, मैं सामने से क्यों बात करूं। जैसे जो प्रोडक्शन मैनेजर वाला है वो बोलता है कि मैं जो है वो सामने से माल क्यों बनाऊं, जब तक सामने वाला बंदा मेरे को नहीं बताएगा तब तक नहीं। ऐसा नहीं कि तो उसको पूछ ले, बट आप भी क्या रुकोगे क्या, जब तक मेरे को जो है वो सेल्स वाला आके नहीं बताएगा कि माल कितना बेचने वाला है वो, तब तक मैं क्यों बनाऊं। सेम आपका परचेज मैनेजर बोलेगा कि भाई जब तक तू मेरे को नहीं बताएगा कि कितना माल तेरे को लगने वाला है प्रोडक्शन मैनेजर, तो तेरे लिए मैं क्यों बनाऊं। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो है वो ऑफन एक तरीके से कम्युनिकेशन में बैरियर का काम कर सकती है, बट दीज एक्ट एज अ डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का डिविजनल स्ट्रक्चर। सर डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब आप प्रोडक्ट के बेसिस पे डिविजन्स को फॉर्म कर रहे हो और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं। जैसे हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस हो गई जिनके हाथ में मेजर डिसीजन मेकिंग है। मैंने आपको कहा है डिविजनल और मल्टी डिविजनल में बस खाली यही फर्क है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में जो मेजर डिसीजन मेकिंग होती है वो आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस दैट इज सीईओ, कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑफिसर, कॉर्पोरेट लीगल ऑफिसर, इनके हाथ में होती है। और यही अगर हम लोग बात करें कि ऑटोनॉमी कितनी डिविजनल मैनेजर के पास होती है, तो कंपैरेटिवली कम होती है, और मल्टी डिविजन में उल्टा होता है, ऑटोनॉमी आपके डिविजनल मैनेजर के पास ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर कॉर्पोरेट ऑफिस। वेल एज पर दिस स्ट्रक्चर इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 वे। हमारी डिवीजन 4 तरीके से बन सकती है। पहला, प्रोडक्ट के बेसिस पे एक ज्वेलरी डिवीजन बना दिया, एक कंसल्टेंसी सर्विस, एक गाड़ियों की डिवीजन बना दी, तो ये प्रोडक्ट के बेसिस पे हो गया। सर कस्टमर के बेसिस पे भी हो सकता है। एशियन पेंट्स, उसने बोला सर हम लोग कार को सप्लाई करने के लिए एज इन अलग से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाते हैं, कार को पेंट सप्लाई करने के लिए। तो हमारे जो कार मेकिंग कंपनीज है उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, उनके लिए अलग चैनल होता है, तो वो मेरे लिए कस्टमर बेस हो गया इंडस्ट्रियल कस्टमर्स का। और वैसे ही सर जो घर में एज इन पेंट यूज करते हैं, डेकोरेटिव पेंट्स, उनके लिए हमारा अलग स्ट्रेटेजी है, अलग कस्टमर बेस है, अलग बातें हैं, अलग दुकान है। तो यहां पे मैंने ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर फॉर्म कर लिया। वेल ऑन द बेसिस ऑफ एरिया भी क्या जा सकता है, मैकडॉनल्ड्स यूएस में भी जा सकता है, इंडिया में भी जा सकता है। मैकडॉनल्ड्स तो अपनी हर जगह पे है, तो हर जगह के लिए उन लोगों ने जो है वो अलग डिवीजन फॉर्म करने की सोची है। एंड लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी काम करने के लिए मेरी 4 स्टेज ऑफ एक्टिविटीज है, तो हर स्टेज ऑफ एक्टिविटी के लिए मैं एक डिवीजन फॉर्म कर सकता हूं। जैसे कि पहला स्टेज हो गया मेरा कि भाई लेट्स से कि ए वाला काम करना है, देन बी वाला, देन सी वाला, तो ए की एक डिवीजन हो गई जो पूरा ए वाला काम परफॉर्म करेगा, सेम गोस फॉर बी, सेम गोस फॉर सी। अब जब हम लोग एडवांटेज या डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये ज्योग्राफिकल वाला जो डिवीजन है वो भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज आप यहाँ पे जो है वो ये 4 में से कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो आपके लिए लड़ाई भी क्रिएट करवाएगा। जैसे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, मैं जिस एरिया में ऑपरेट करता हूं उसके पास में ही मेरे जो है वो दोस्त की दुकान है जो कि सेम कंपनी की क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है। हम लोग ने ये दोनों जो दुकान है उसके मैनेजर्स अलग अलग रखे, तो मेरे लिए 2 दुकानें हो गई, एक ही एरिया में मैं ऑपरेट कर रहा हूं, दोनों मेरे लिए डिवीजन हो गया। बट ये 2 दुकान आपस में लड़ सकती है। अब यहाँ पे कोई बंदा प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से अगर ये समझने जाएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यही एरिया के बेसिस पे समझने जाएगा तो लगेगा हाँ यार बात तो सही है। ये दोनों जानबूझ के क्या करेंगे, नई बेहतर स्ट्रैटेजी लाने की कोशिश करेंगे जो दूसरा वाला शायद सक्षम ही ना हो,
और उसके चक्कर में ऐसा नहीं हो जाए कि भाई कंपनी का नुकसान करा दे ये लोग दोनों बैठ के। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो ब्रांच ए अगर वो अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रही है ब्रांच बी से कंपेयर करे, तो यहाँ पे बी वाले कस्टमर आके क्या बोलेंगे, आपके वो वाले ब्रांच में तो सर बहुत अच्छा काम होता है, इधर तो आप कुछ काम करते ही नहीं हो ठीक से। जबकि ब्रांच बी वाला जितना इंस्ट्रक्शन आके रखा है उसके हिसाब से ऑपरेट कर ही रहा है और साथ में साथ वो पैसा बचाने की भी कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे जो है वो इनमें आपस में लड़ाई हो रही है, जो कस्टमर्स के मन में जो है वो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का इमेज क्रिएट कर रही है, राइट, कि सेम तो ब्रांच है बट दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग वे में ऑपरेट करती है। तो वैसी वाली बात यहाँ पे हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज। तो ये पर्सपेक्टिव हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वेल वी आर इनटू डिविजनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। क्यों हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉइज? क्योंकि यार जब आपके ऊपर कोई विश्वास करता है, सर किसके ऊपर विश्वास? अरे डिविजनल मैनेजर पे किया ना। जब डिविजनल मैनेजर और आपके जो ये फंक्शनल लोग हैं उनके ऊपर कोई विश्वास करके बोलता है कि भाई तुम पूरा का पूरा डिवीजन संभालोगे, तो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है कि सर हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। तो एक अच्छा मोरल आपका लगता है, आपके लिए करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है। खास करके आप डिविजनल मैनेजर के पर्सपेक्टिव से सोचो, एक फंक्शनल मैनेजर बेचारा अपने ही फंक्शन को अच्छे से सीख पा रहा था, बट डिविजनल मैनेजर ने इतना मस्त पूरे के पूरे जो है वो प्रोडक्ट के डिवीजन को संभाला है कि वो बंदा इतना अच्छा बन चुका है कि शायद उसका प्रमोशन भी हो जाए। इसके कारण जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट क्रिएट हो रहा है। सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अरे दो डिवीजन के बीच में जब ज्योग्राफिकल एरियाज में आपकी अलग अलग डिवीजन ऑपरेट कर रही है तो इनमें आपस में ऐसी बातें हो रही है कि यार ये वाले डिवीजन ने तो इतना बेच दिया, हमों को भी एफर्ट्स डालना पड़ेगा। देखो कंपटीशन आपकी जो है वो दो तरफा तलवार है, आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, आपके लिए बुरी भी हो सकती है। अच्छी यहाँ पे इस तरीके से हो गई कि भाई हेल्दी हम लोग फील कर रहे हैं कि हम भी अच्छा करेंगे। बुरी इसलिए हो सकती है कि शायद आप उसको गिराने की कोशिश करो, उसको कस्टमर के जो है वो बेस को खांचने की कोशिश करो बाय गिविंग सम शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टेम्परेरी ऑफर्स जो कि सामने वाले कस्टमर्स को एक बार के लिए बस खाली लुभा रहे हैं, राइट। सो ये दोनों ही आपको जगह पे दिख जाएगा कि ये कॉम्पिटेटिव क्लाइमेट आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, राइट। लीड्स टू कॉम्पिटेटिव क्लाइमेट देख लिया। अलाउ लोकल कंट्रोल ऑफ द लोकल सिचुएशन। आप उस एरिया के बारे में बेहतर जानते हो। अगर ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे आपने डिवीजन फॉर्म किया हुआ है तो यू आर वेल केपेबल टू मैनेज दैट होल एरियाज लोकली। जैसे मैकडोनल्ड्स है, इंडिया के टेस्ट के हिसाब से, इंडिया की कस्टम्स के हिसाब से कितने कुछ ऑफर्स लाता है। आज यूएस से सारी डिस्टेंस आते शायद ऐसा काम नहीं हो पाता, तो लोकली बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज हो रहा है। नया प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है, सिंपल सा है। यही चेन में आप क्या करोगे, बस खाली एक जगह पे ऐसे एरो डाल के ऐड कर दोगे, आपका काम एकदम सॉर्टेड हो जाएगा, राइट। एंड फाइनली क्लियर अकाउंटेबिलिटी है। कुछ भी अगर गड़बड़ हुई, डिविजनल मैनेजर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फंक्शनल में तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, फंक्शनल वालों से पूछा कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा है, परचेज वाला बोलता है सर सेल्स मैनेजर वाले की गलती है, सेल्स वाला बोलता है सर मार्केटिंग वाले की गलती है। ब्लेम गेम चल रहा है, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज सब यहाँ पे गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी डिविजनल मैनेजर को हम लोग ने सौंप कर रखी हुई है। सर डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। हर डिवीजन का अपना परचेज मैनेजर है, शायद एक परचेज मैनेजर से भी सारा डिवीजन का काम हो जाता, बट आपने तो छोटे छोटे काम के लिए अलग से जो है वो एज इन लोगों को रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी ना होता है सर, बहुत पैसा आपने बर्बाद कर दिया हमारा। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में आपका जो काम है, सेम काम अलग अलग लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके चक्कर में बेमतलब की इनएफिशिएंसी आ रही है। मैनेजर्स को जो है वो पगार देने के लिए सर पैसा भी जो है वो आपको जेब से खाली करना पड़ेगा। उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन कंपनी वाइज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि खास करके ये वाला जो है वो आप पढ़ोगे तो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ो कि यार ज्योग्राफिकल एरियाज में मैं बहुत सारी ब्रांचेस ऑपरेट कर रहा हूं। एक ब्रांच मेरी सूरत में है, एक मुंबई में है, एक हैदराबाद में है। हर जगह पे मेरे सारे एम्प्लॉयज सेम तरीके से काम करें, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन तो इतने पैसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए तो डिविजनल बस एक सपना ही बनकर रह जाएगा। और जब डिवीजन के बीच में कंपटीशन होगा, खास करके मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे अगर आपने डिवाइड करके रखा हुआ है और इनमें कंपटीशन होगा, तो इनमें ही आपस में मारामारी चलती रहेगी। आप खुद ही अंदर अंदर लड़ रहे हो। कभी आप जो है वो सामने वाले कस्टमर्स को खींचने के लिए, आप ऐसा अज्यूम करो लेट्स से कि सूरत के अंदर दो अलग अलग जगह पे आपकी ब्रांच है, दोनों एरियाज में जो है वो सिर्फ 10 किलोमीटर का वास्ता है। आप क्या कर रहे हो, आपके जो कॉम्पिटेटिव ब्रांच है उसके बाहर जाके पैम्पलेट बिटवा रहे हो कि भाई हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑफर्स चल रहे हैं, आप हमारे ही दूसरी ब्रांच से ना खरीद के हमारे से खरीदो, ताकि हमारा टारगेट जो है वो प्रॉपर्ली अचीव हो जाए। ये तो गलत है ना यार। फिर वो ऐसा करेगा, इसी में आप दोनों जो है वो रह जाओगे, तो ये थोड़ा सा आपका डिसएडवांटेज बन जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि आप यहाँ पे जो है जब 4 या 5 आपके प्रोडक्ट है तो ठीक है, आपके जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल कंट्रोल अपने पास रखकर स्ट्रेटेजी फॉर्म भी कर सकती है। लेकिन जहां पे आपका डिवीजन बहुत एक्सपांड हो गया, किसी ने आगे पूछा सर कितने प्रोडक्ट में डील करते हो, आप बोलते हो 50, 60, 70, अरे मेरे को भी याद नहीं है। सर आपको जब प्रोडक्ट ही याद नहीं रह रहे तो आप एक एक की स्ट्रेटेजी फॉर्म करने के टाइम पे कैसे आप अपना टाइम दे पा रहे हो? बात तो सही है। और इसलिए मैंने डिविजनल मैनेजर को बुला के बोला तुम्हारे कंधे बहुत हल्के लग रहे हैं।
उन पे मुझे जिम्मेदारी सौंपने का वक्त आ गया है, तो एक एक डिविजनल मैनेजर के कंधे पे मैं जिम्मेदारी सौंपता हूं और बोलता हूं अब से स्ट्रैटेजी फॉर्म करने में आप भी ऑटोनॉमी लो, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस लो, हाफ सेमी ऑटोनॉमस में आपको जो है वो बना रहा हूं, कुछ हद तक आप डिसीजन लोगे, कुछ हद तक तुम और मैं मिलकर डिसीजन लेंगे। नाउ दैट इज कंसिडर्ड एज मल्टी डिविजनल। सर ये तो डिविजनल का ही बात है। हाँ, एकदम डिविजनल की तरह ही है, बस फर्क यहां पे है कि डिविजनल मैनेजर्स को अच्छी खासी ऑटोनॉमी मिल रही है और इनके हाथ में मेजर डिसीजन मेकिंग नहीं है, बट दो कंट्रोल है, स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल। ये कीवर्ड हम लोग को दोस्तों ध्यान में रखना है, राइट। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन वेयर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट अ सेपरेट बिजनेस, मतलब अपने अपने अलग अलग बिजनेस की तरह ही ऑपरेट कर रहे हैं। टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर बोलता है आई डेलीगेट यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमको मैं दे रहा हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी, चुपचाप फुलफिल करो। डिविजनल मैनेजर बोलते हैं सर आप दे रहे हो तो हम ले रहे हैं। डिविजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि डे टू डे ऑपरेशन और बिजनेस यूनिट की स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। एक मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर सेपरेट डिवीजन आप बनाते हो, हर डिवीजन की अपनी फंक्शनल हायरार्की होती है, हर डिवीजन मैनेजर अपने डिवीजन के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस होती है। स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस का मतलब सर क्या हो गया, यही लोग आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस वाले, कॉर्पोरेट लीगल वाले, ये अपनी छोटी सी ऑफिस में बैठकर दो चीजें संभालते हैं, एक तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और एक फाइनेंशियल कंट्रोल। व्हेन आई से फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब कौन से डिवीजन को कितने पैसे एलोकेट करने हैं, व्हेन आई से स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मतलब किस डिवीजन ने कितनी जो है वो सक्सेसफुल हासिल कर ली है, वो बार बार चेक करते रहना, राइट। सो ये आपका पूरा का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट हो गया। 1920s में जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत 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 ज्यादा एक्सपांड कर रही थी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो एज इन फॉर्म किया था, विच इज कंसिडर्ड एज मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। सर यहाँ पे एडवांटेज क्या बन जाते हैं? वेल, आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस को जो है वो मॉनिटर कर पाओगे, कंपैरिजन भी प्रॉपर्ली हो पाएगा, थोड़ी जो कंट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी वो अब सिंप्लीफाई हो गई है, मैनेजर और अच्छे से यहाँ पे मोटिवेट हो गए हैं और रिसोर्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से एलोकेट हो रहा है। लेकिन वापस से वही सेम जो डिसएडवांटेज है डिविजनल के, वो यहाँ पे कैरी हो जाएंगे। डिविजनल राइवलरीज हो जाएगी, आपके जो है वो सेम काम बार बार जगह पे होंगे, उसके चक्कर में रिसोर्स का वेस्टेज होगा। यहाँ पे जो है पहले कॉर्पोरेट ऑफिसर जो है वो एक एक कोना कोना जानते थे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है। जब सारी जिम्मेदारी बांट दी है तो आपके जो सीईओ है, जो प्रेसिडेंट है, वो सारी बातें नहीं जान पाएंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट और आपका बढ़ गया है। और यहां पे ऐसा है कि बॉस आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल नहीं कर सकते। सर ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या हो गया? लास्ट वाला पॉइंट खाली हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस के हाथ में जब बातें थी ना, तब तक क्या हो रहा था कि आपके हर डिवीजन के अंदर जो जो ऑर्डर आते थे सब मिलकर देते थे। जैसे कि डिविजनल स्ट्रक्चर का आप एग्जांपल ले लेते हैं, दो डिवीजन थी, रियल एस्टेट की डिवीजन हो गई और ऑटोमोबाइल की डिवीजन हो गई। अब ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट को दोनों को जब स्टील ऑर्डर करना पड़ता था अपने अपने काम के लिए, तो कॉर्पोरेट ऑफिस वाला बोलता था कि यार तुम दोनों को मैं जानता हूं, तुम दोनों मिलकर स्टील जो है वो ऑर्डर करोगे। तो इन दोनों डिवीजन को आपस में जोड़ने का काम कौन प्ले करता था? आपका डिविजनल मैनेजर प्ले करता था। लेकिन अब यहां पे ये वाली दिक्कत क्या आ गई है कि डिविजनल मैनेजर को बोल दिया तुम अपना अपना देखो, तो कॉर्पोरेट ऑफिस से बातें ही बहुत कम हो रही है और उसके चक्कर में इन दोनों के बीच में अच्छी खासी जो सिनर्जी आ सकती थी कि यार दोनों अपने मिलकर ऑर्डर करते तो स्टील सस्ता पड़ेगा, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो आप हासिल ही नहीं कर पा रहे बिकॉज डिविजनल मैनेजर आपस में इतनी ज्यादा बात ही नहीं कर पा रहे। एंड फॉर दैट रीजन इट एक्ट एज वन ऑफ द डिसएडवांटेज व्हिच सेज दैट प्रिक्लूड्स, मतलब इट स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल की हम बात कर सकते हैं, राइट। और इसी का फिर आपका रिप्लेसमेंट आ गया SBU स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर। वेल, अंडर SBU स्ट्रक्चर आप क्या करते हो? सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो है वो एज इन डील कर रहे थे, बट सिनर्जी किसी में भी नहीं आ रही थी। किसी किसी के तो मार्केट भी सेम, कस्टमर भी सेम, फिर भी आप अलग अलग जो है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, फिर भी अलग अलग जगह पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अलग अलग वे में अप्रोच कर रहे हो। ये क्या बात हो गई? बहुत ओवरलैपिंग हो रही है। लेट्स मेक देयर कॉमन डिविजन्स। तो यहां पे हम लोग ने अलग अलग SBUs फॉर्म कर दिए, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट फॉर्म कर दिए। तो जैसे A हो गया विच इज बेवरेज डिवीजन। बेवरेज डिवीजन के अंदर हम लोग ने दो अलग अलग डिविजन्स को डाल दिया, नेस्कैफे भी आ गया, नेस्टी भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक SBU का मैनेजर अपॉइंट करेंगे जो पूरे बेवरेज डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और फिर एक नेस्कैफे का और नेस्टी का भी एक डिविजनल मैनेजर होगा जो इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। नाउ दैट इज कंसिडर्ड एज योर SBU स्ट्रक्चर। वेल, अंडर SBU स्ट्रक्चर आप जो रिलेटेड बिजनेस है उनका एक ग्रुप फॉर्म कर देते हो ताकि इनकी आपस में प्लानिंग कंपोजिट वे में करी जाए। कंपोजिट वे में मतलब कनेक्टेड वे में। फीचर्स, सारे जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट है वो आप जो है वो एज इन साथ में ले आते हो। इंडिविजुअल प्रोडक्ट को एक प्रॉफिट सेंटर की तरह ट्रीट करते हो। और कॉर्पोरेट ऑफिस आज भी दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर। यहाँ पे जो है वो उनका डिसीजन रहता है।
ग्रुपिंग के जो तरीके होते हैं वो एकदम साइंटिफिक वे में होते हैं। आप सिंगल बिजनेस को भी जो है वो एसबीयू फॉर्म कर सकते हो, छोटे मोटे बिजनेसेस को कलेक्ट करके भी एसबीयू उनका फॉर्म कर सकते हो। अपने खुद के इनकी कंपटीशन होती है, अपना खुद का इनका मैनेजर होता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट, राइट। सो यहाँ पे आपके जो है वो एसबीयू स्ट्रक्चर के रीजन हो गए। सबसे पहला और बड़ा रीजन था it resolved the disadvantage of multi-divisional form where it becomes difficult to manage all the division by financial control which are focused on the financial outcomes and hence they require each division performance largely independent। इसका मतलब क्या था, थोड़ा सा मल्टी डिविजन को हम इमेजिन करते हैं। क्या हो रहा था मल्टी डिविजन में? वेल, मल्टी डिविजन के अंदर जब पैसे एलोकेशन की बात आती थी ना, तो वो पैसे एलोकेशन की बात कॉर्पोरेट ऑफिस के हाथ में थी। सर ठीक है, उसमें क्या गलत है? वेल, कॉर्पोरेट ऑफिस वाला क्या करता था कि उसमें जो भी डिविजन्स के अंदर आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, जब डिविजनल मैनेजर बैठते थे तो हमारा पैसा जो है वो किसको देने का मन करता है? कायदे अनुसार तो हमारे जो स्टार्स है, हमारे जो बीसीजी मैट्रिक्स के सबसे तारे हैं जो बहुत ही ग्रो करने वाले हैं, उनको देना चाहिए। बट हम क्या करते थे, हमारे क्वेश्चन मार्क्स को पैसे देते थे। हम बोलते थे कि यार इसको अभी ज्यादा जरूरत है, इस पे पैसे लगाते, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि रिसोर्स एलोकेशन ठीक से हो ही नहीं रहा था, बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी जब कॉमनली बढ़ती थी तो उस टाइम पे आपके स्टार बिजनेस में तो पैसे नहीं लग के क्वेश्चन मार्क्स में आप बार बार लगाते थे। एसबीयू स्ट्रक्चर ने क्या बोल दिया, हमारा तो फाइनेंसिंग जो है वो अलग से ही होना चाहिए। फाइनेंशियल कंट्रोल आप भले ही अपने हाथ में रखो, बट हमारे लिए तो एक नई कंपनी फॉर्म कर दो। इसीलिए आज के टाइम पे एसबीयू स्ट्रक्चर का हम एग्जांपल जब लेते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ कंपनीज फॉर्म होती है। जैसे रिलायंस हो गया, वो बोलता है सब कुछ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर मत डालो, कुछ रिलायंस जियो में डाल दो, कुछ आपका रिलायंस रिटेल में डाल दो, ताकि वहां पे आपका जो फंडिंग है वो एक डिवीजन की फंडिंग दूसरे डिवीजन के कारण इंपैक्ट ना हो। जब वो बंदा अपना खुद का पैसा लगा रहा है, खुद का पैसा कमा रहा है, तो हम लोग क्यों दूसरे डिवीजन के साथ जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज करवा रहे, राइट। सो ये एक आपकी जो है वो एज एन ड्रॉबैक थी जो दूर करता है आपका ये एसबीयू स्ट्रक्चर। वेल, यहाँ पे अगर कुछ फायदे की हम बात करें तो प्रॉपर्ली आप परफॉर्मेंस मॉनिटर कर पाओगे, कंट्रोल और ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है, साइंटिफिक वे में आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो सिनर्जी भी यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगी। यहाँ पे जो है प्रॉपर्ली प्लानिंग कर पाओगे, अब कोई वेगनेस नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब मिलकर प्लानिंग कर रहे हो एक प्रॉपर्ली डिवीजन के रिगार्डिंग। जैसे बेवरेज डिवीजन वाला मिलकर स्ट्रेटेजी बना रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट वही बात है कि कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और कॉस्टली हो सकता है, बिकॉज आपकी चेन और बहुत लंबी हो गई है, तो और बहुत सारे मैनेजर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमारे 5 स्ट्रक्चर है जो हम लोग ने पढ़ लिए, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, मल्टी डिविजनल और लास्ट जो हम लोग ने देखा एसबीयू स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे 3 और स्ट्रक्चर आते हैं, जिसमें से एक है आर ग्लास, एक है नेटवर्क और एक है मैट्रिक्स। आर ग्लास स्ट्रक्चर, अब ये पांचों को जो है वो बीच में नहीं लाना है, एकदम अलग से थिंकिंग लगानी है ना। व्हाट इज आर ग्लास स्ट्रक्चर? आर ग्लास स्ट्रक्चर बोलता है कि देखो इस वक्त के इंस्ट्रूमेंट को, जो बताता है कि भाई कितना टाइम पास आउट हो गया, राइट। कहते हैं कि देखो जिस तरीके से इसमें आपका जो मिडिल का पोर्शन है वो बहुत ही छोटा है, टॉप का पोर्शन बहुत ही बड़ा है और लोअर का पोर्शन भी बहुत बड़ा है। आजकल की ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही हो गई है। कंप्यूटर के आने से, इंफॉर्मेशन सिस्टम के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से, अलग अलग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के आने के कारण आपका जो मिडिल का रोल है वो बहुत ही कम हो चुका है। सर एलिमिनेट हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, एलिमिनेट नहीं हुआ, बहुत ही कम हो चुका है। मतलब पहले आपका मिडिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये होता था कि लोअर से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कंसाइज करे, उसको छांटे और जो जो इंपॉर्टेंट बातें है वो टॉप वाले के पास पहुंचाए। लेकिन आजकल तो ये सारा काम सिस्टम ही कर देता है और उसके कारण आपका जो टॉप मैनेजमेंट है वो सीधा सिस्टम को ही पूछ लेता है, 2-4 जन को यहां पे रखने की जरूरत होती ही नहीं है। एंड दैट इज योर आर ग्लास स्ट्रक्चर विच सेज दैट कि आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रोल एलिमिनेट होता जा रहा है ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। वेरी सिंपल सी बात है कि सर इसके अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो बेचारा लोअर देखो, लोअर पहले उस मिडिल मैनेजर को दिखता था कि यार ये मेरा सपना है कि मैं उस मैनेजर की जगह पे जाके बैठूंगा और वहां पे जो है वो मैं बहुत सारी बड़ी टीम को लीड करूंगा। अब वो सपना दूर पहुंच चुका है, बिकॉज जिस पोजीशन पे आप जाने की बात कर रहे थे वो तो पोजीशन ही एलिमिनेट हो गई है। तो मेरे मोटिवेशन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है कि यार अब तो सीधा टॉप वाले के पास पहुंचना पड़ेगा और टॉप वाले के पास पहुंचने के लिए मेरे को सिर्फ 5 साल मेहनत काफी नहीं होगी, कम से कम 15-20 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। तो मैं एक ही पोजीशन पे काफी टाइम तक अटका रहूंगा क्योंकि मेरे जो प्रमोशन के सपने हैं वो अब दूर हो चुके हैं। मेरा पहले मिडिल मैनेजमेंट का सपना था कि यार ये मिडिल मैनेजर की जगह पे बैठूंगा, अब यही हट गया, ये जगह ही हट गई, तो कहां पे मैं बैठूं? सीधा टॉप वाले के पास जाने के लिए मेरे को और टाइम यहां पे देना पड़ेगा। दैट इज द केस जहां पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हम लोग को देखने मिला है दोस्तों इस आर ग्लास स्ट्रक्चर का, राइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, शॉर्ट, मिडिल लेवल आपकी जो है वो शॉर्ट रहेगी, कंस्ट्रक्टिव रहेगी और नैरो रहेगी। इस टाइम पे मिडिल मैनेजमेंट जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने रिप्लेस कर दी है। टॉप और बॉटम के जो है वो लिंक अब कौन करवा देता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही करा लेता है। सर मिडिल मैनेजर यहाँ पे अब फिर कोई तो होंगे? हाँ होंगे,
बट वो अब स्पेशलिस्ट नहीं है, वो एकदम जर्नलिस्ट है। मतलब वो सब काम के बारे में सब कुछ जानते हैं, बट किसी काम के बारे में कुछ एक्सपर्टीज हासिल नहीं करके रखी हुई है। यहाँ पे एक्सपर्टीज का काम यहाँ पे एआई और टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया है। कॉस्ट बच गई सर, मिडिल मैनेजर निकाल दिए, पैसा कम देना पड़ेगा, मजा आ गया सर। यहाँ पे जो है वो डिसीजन मेकिंग और सिंपल हो गई, टॉप वाला लोअर के पास ही पहुंच गया है। मतलब पहले तो ऐसा था कि भाई मिडिल वाला जब लोअर से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता था तो वो अपने सब्जेक्टिविटी को इन्वॉल्व करता था, जब टॉप वाले मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब तो ऐसा हो गया ना कि भाई सीधा इंफॉर्मेशन टॉप वाले के पास इंफॉर्मेशन सिस्टम लाके दे रहा है, तो सीधा जो चाहिए वही ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये हो गया कि फास्टर डिसीजन मेकिंग है, बिकॉज टॉप वाला सोर्स के बाद बहुत शिफ्ट हो गया कि टॉप की जो है वो सोर्स सीधी कौन हो गई, लोअर, तो सीधा भी जो है वो बातें इनके बीच में हो रही है। डिसएडवांटेज ये कि यार प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी डिमिनिश हो गया, मोनोटोनी आ गई है एक एक काम को करके, और बहुत मुश्किल हो रहा है मोटिवेट अपने आप को रख पाना। दैट इज योर आर ग्लास स्ट्रक्चर। सर व्हाट इज नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये सबसे बेस्ट है। हम लोग गए फंक्शनल वाले के पास और बोला कि भाई आप कैसे बनते हो। वो बोलता है कि भाई मैं जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बनता हूं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मेरे को फॉर्म कर लेते हैं। नेटवर्क वाला बोलता है जब हम लोग ये वाला काम कर ही नहीं रहे तो उस केस में कैसे बनोगे। उसने बोला मतलब, बोला कि यार ये सारा काम तो हम लोग ने आउटसोर्स करके रखा हुआ है, हमारा माल कोई और बेच रहा है, एक जन नहीं बेच रहा है, लाखों जन बेच रहे हैं, हमारा माल परचेजिंग एक जगह से नहीं हो रहा है, 10 जगह से हो रहा है, हमारी मार्केटिंग कोई और संभाल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो। हम बस खाली अपनी जो भी कोर कॉम्पिटेंसीज है उस पर फोकस कर रहे हैं। जैसे एचयूएल है, वो बोलते हैं सारा काम आउटसोर्स कर दो, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, मार्केटिंग पे ध्यान देंगे। नाइकी है, सारा काम आउटसोर्स कर दो, सिर्फ हम लोग किस पे ध्यान देंगे, मार्केटिंग पे ध्यान देंगे। बिकॉज जूते तो कोई भी बना सकता है, लेकिन नाइकी वाला फील दिलाने पे अपने काम करेंगे ना तो अपने जूते प्रीमियम पे बिकेंगे। तो क्यों हम लोग प्रोडक्शन पे इतना ध्यान दे रहे हैं, वेल प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखते हैं ना, इनको जो है वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पे काम किसी और को करने दो, हम बस खाली उसका फायदा उठाते हैं। मतलब आपके लगभग फंक्शन आप क्या कर रहे हो, आउटसोर्स करके आप एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हो। सर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसा सेटअप जहां पे आपका करोड़ों यूनिट्स का माल बन तो रहा है, लेकिन आपकी ऑफिस जो है वो 1000 स्क्वायर मीटर की भी नहीं है, बहुत ही छोटी ऑफिस है। उसमें बैठ के एक पीसी के दम पे आप अलग अलग जगह पे ऑर्डर देते हो और वहां से माल बनवा के अलग अलग जगह से माल बिकवा देते हो, जहां पे ना सेलर आपका ना बायर आपका, आपका बस खाली यहाँ पे पीसी है, लैपटॉप है, और उस पर ही बस खाली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सबको कोऑर्डिनेट करवा रहे हो। तो एक नेटवर्क सा फॉर्म हो गया, एक जाल सा फॉर्म हो गया, क्योंकि हर जगह पे आपको जो है वो इंटरकनेक्टेडनेस दिखाई दे रही है, लेकिन इंटरनल फंक्शंस कुछ भी नहीं है, सबको आउटसोर्स करके रखा हुआ है, सिवाय एक दो के जिसमें आप क्या हो, अच्छे हो। दैट इज योर नेटवर्क स्ट्रक्चर। सबसे बेस्ट ये सुटेबल तब रहता है जब अनस्टेबल इन्वायरमेंट रहता है, इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, आप सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देते हो, बाकी सारा काम आप आउटसोर्स कर देते हो। प्रोजेक्ट पूरा का पूरा आउटसोर्स जो है वो किया जा सकता है, तब आपके लिए अच्छा है। आप यहाँ पे जानते हो कि भाई बनाने से अच्छा खरीदना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उस केस में आपके लिए जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंफॉर्मेशन का सिस्टम बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सा है, आपस में कनेक्टेडनेस बहुत चाहिए, कोऑर्डिनेशन बहुत चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत भी अपने को फेस करनी पड़ती है, बट कुछ इसके फायदे भी हम लोग को यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। आप यहाँ पे एज अ ब्रोकर एक तरीके से छोटी सी ऑफिस में बैठकर पूरे माया जाल को, पूरे नेटवर्क को क्या कर रहे हो दोस्तों, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। सो एडवांटेज सर इसके क्या क्या हो जाते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी खतरनाक, अडेप्टेबिलिटी खतरनाक। डिजाइन में कोई चेंजेस आया, सीधा फोन लगाया, उसने बोला सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, कट, दूसरे वाले को अपॉइंट कर दिया। पूरी मशीन अगर मेरे पास होती है, मैं खुद माल बनाता, तो शायद एक एक चीज मेरे को चेंज करना पड़ता, बट अब तो बस ऐसा है कि सामने वाले सप्लायर को चेंज किया, पूरे काम ही मेरे सॉर्टेड हो गए। यहाँ पे मैं अपने डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज पे जो है वो फोकस कर सकता हूँ, जैसे मार्केटिंग पे फोकस कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा वही तो काम है, वो काम भी अगर अच्छे से नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। लेकिन ये बात आपके लिए डिसएडवांटेज कब बन जाती है, जब आपने आपका जो कोर कॉम्पिटेंट काम है वही आउटसोर्स कर दिया। आप जो है वो क्वालिटी पे खेल रहे थे, बट आपने तो माल बनाना ही किसी और को दे दिया, तो यार क्वालिटी आपकी अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो फिर दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज को तो खुद अपने पास ही रखना है, जिसमें आप बहुत ही अच्छे हो, जिसमें आप जो है वो एक्सपर्टीज हासिल करके रखे हो, महारती हासिल करके रखे हो, वो तो आपको खुद को करना चाहिए। बाकी काम बिंदास आप आउटसोर्स कर दो। और यहाँ पे एडवांटेज एक ये हो गया कि भाई सोशल जो भी चेंजेस आएंगे, जैसे सोसाइटी बोलती है हमको तो ये पसंद नहीं आ रहा, कुछ और बना के दो, तुरंत आप बना के दे सकते हो। आपको बस खाली सप्लायर आपके चेंज करने हैं या सप्लायर को रिक्वेस्ट करना है। और टेक्निकल चेंजेस बहुत आ रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। वेल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच न्यूमरस पोटेंशियल पार्टनर्स। तो ये एक बड़ी जो है वो दिक्कत है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा कहां से करोगे। चलो कर भी दिया तो यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयज के लिए कितना स्ट्रेसफुल काम हो जाएगा कि इतने सारे लोगों को मैनेज करना। ये वही बात हो गई कि भाई शादी ब्याह के टेक्स में अगर आप सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट खुद संभाल रहे हो, आप लेट्स से कि इवेंट मैनेजर हो, आप शादी मैनेज कर रहे हो, बैंड आप संभाल रहे हो, खाना आप संभाल रहे हो, तो काम फिर भी स्मूथली हो जाएगा।
लेकिन आपने 4 जन को अगर बोल के रखा हुआ है कि तू ये संभालेगा, तू ये संभालेगा, तो इसमें वो भले ही बदनाम ना हो, बट आपकी कंपनी जरूर बदनाम हो रही है, क्योंकि कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर वाले के साथ, और वो सिनर्जी एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी जो आप काम खुद करके करते थे। आप घर पे बैठे बैठे जब काम कर रहे थे सारा वाला, तो 2 जन आपस में एक दूसरे के काम का फायदा उठा पा रहे थे, अब वो नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ये थोड़ी सी जो है वो दिक्कतें नेटवर्क स्ट्रक्चर की आ जाती है। एंड देन आपका आ जाता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, विच इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। वेल, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे क्या करते हो, सबसे पहले आप फंक्शन के बेसिस पे एक एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मैनेजर। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जो है वो यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं। लेट्स से हमने क्या कर दिया, रियल एस्टेट के मामले में 4 ऐसे बहुत काम इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मैंने लिस्ट डाउन कर दिया। फर्स्ट ऑपरेशंस, दूसरा इंटीरियर डिजाइनिंग, तीसरा प्रोक्योरमेंट और चौथा मार्केटिंग। सबका मैंने एक जो है वो फंक्शनल हेड अपॉइंट किया, जिसको हम बोलेंगे फंक्शनल मैनेजर। ये बंदा मेरा परमानेंट है सर, इसके नीचे बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं। फंक्शनल हेड के नीचे बहुत सारे जो है वो फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं। सेम गोस फॉर इंटीरियर डिजाइनर, सेम गोस फॉर प्रोक्योरमेंट। और फिर मेरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। लेट्स से कि मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया राजहंस सिम्फोनिया। तो उस प्रोजेक्ट का जब स्टार्टिंग होगा तो मैं क्या करूंगा, उस प्रोजेक्ट का एक मैनेजर अपॉइंट करूंगा और उसको बोलूंगा भाई ये जो फंक्शनल हेड मैंने अपॉइंट करके रखे हैं ना, इन सब से एक दो जन को तू लेके जा और पूरा काम करवा के मुझे लाके दे दे। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि आपको वो डिवीजन की भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है और फंक्शनल की एक्सपर्टीज भी हासिल हो रही है। तो ये एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का जो है वो बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया कि आप यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर को जो है वो एज इन बोल रहे हो कि बहुत सारे लोगों को आप ट्रेन करके रखो, कोई भी प्रोजेक्ट आ सकता है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपके एक आदमी को बुलाया जा सकता है, वो आदमी अच्छे से काम करे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ऐसे ही हर काम के लिए अलग अलग हम लोग ने ऐसी टीम्स बना के रखी है, और वो टीम में से एक एक जन जाता है और पूरा काम जो है वो एज इन प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ करके आ जाता है। तो यहां पे ये एग्जीक्यूटिव मैंने अपॉइंट कर दिया जो कि इसकी भी सुनेगा, विच इज प्रोजेक्ट मैनेजर, और अपने हेड की भी सुनेगा। अब कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज देखे तो ये थोड़े से एग्जीक्यूटिव के व्यू पॉइंट से, पहले मुझे सिर्फ एक आदमी को खुश करना पड़ता था, विच वॉज माई फंक्शनल मैनेजर। अब तो दो आदमी को खुश करना पड़ेगा, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर को भी खुश करना पड़ेगा, मेरे फंक्शनल मैनेजर को भी खुश करना पड़ेगा। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। ये दोनों मेरे को डायरेक्शन देंगे और इन दोनों में अगर तालमेल नहीं होगा तो उसके चक्कर में मैं यहाँ पे पिसी जूंगा। तो वो यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होता दिख रहा है, वॉयलेट होता दिख रहा है। और ऊपर से यहाँ पे इन दोनों को हायर करने के पैसे भी बहुत सारे लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो बहुत ही कॉस्टली ये साबित हो जाता है, राइट। बट वही बात है कि एडवांटेज ये कि आपको फंक्शनल एक्सपर्टीज जो है वो और बेहतर मिलेगी। सर कैसे, आप थोड़ा अज्यूम करो कि जब ये ऑपरेशन जो संभाल रहे लोग वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करके शाम को मिलेंगे तो कितना सारा आइडियाज शेयर करेंगे। ये क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टीज भी यहाँ पे मिलेगी, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग अपनी एक्सपर्टीज देगा, प्रोक्योरमेंट वाला अपनी एक्सपर्टीज देगा, प्लस इनकी टीम्स में आपस में जो जो नए आइडियाज आते जा रहे हैं वो इतनी शेयरिंग होगी कि हर प्रोजेक्ट पे उसका फायदा उठाया जा सकेगा। नाउ दैट इज द मेन रिलेवेंस ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो कुछ पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, जहां पे फंक्शनल और डिविजनल दोनों ही काम के नहीं है, वहां पे बोलो दोनों को कंबाइन करके अपने क्या बना देंगे, मैट्रिक्स। सर इसका नाम मैट्रिक्स क्यों रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे आप सेल्स और कॉलम क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर हम लोग जो है वो रोज भी क्रिएट कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे कॉलम्स भी क्रिएट करके रख रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नाम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर दिया, बिकॉज इट लुक लाइक अ मैट्रिक्स, राइट, 2x2 सेल। यहाँ पे जो है वो होम डिपार्टमेंट यूजुअली आपका फंक्शनल होता है, बिकॉज वो लोग परमानेंट है ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जब काम कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट हेड चेंज होता जाएगा, प्रोजेक्ट हेड नया नया अपॉइंट होता जाएगा, लेकिन फंक्शनल टीम जो है वो वहीं पे रहेगी, अत्र तत्र सर्वतत्र, तो वो वहीं पे रहने वाली है। इट डिपेंड्स बोथ ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन और वर्टिकल फ्लो ऑफ अथॉरिटी। आपस में ये लोग बात करेंगे तो सारे मैनेजर्स आपस में भी बात कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर का, प्रोक्योरमेंट का जो एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग का जो एग्जीक्यूटिव है, आपस में भी बात कर रहे हैं, प्लस अपनी टीम के साथ भी बात कर रहे हैं। जनरली हेल्थ केयर, रिसर्च और कंस्ट्रक्शन में एप्ट माना जाता है, राइट। फंक्शनल की स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी आपको दोनों ही मिल रही है। कोई प्रोजेक्ट चालू करना बहुत इजी है, कोई प्रोजेक्ट बंद करना यहाँ पे बहुत इजी है, सारा काम प्रॉपर्ली दिखता रहेगा, ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर रहेंगे। डिसएडवांटेज है यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे वॉयलेट हो रही है, अथॉरिटी आपस में जब शेयर हो रही है तो उस केस में पावर की जो है वो ताना तानी होगी, मेरी पावर है, मेरी पावर है, मैं बताऊंगा। ओवरहेड का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, ड्यूअल सोर्स ऑफ रिवॉर्ड्स है, और साथ ही साथ भाई कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा बन जाता है यहाँ पे, काम और ज्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म लेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। अब देखो इसी के बीच ना डेविस और लॉरेंस आया था, उसने बोला देखो भाई जब भी कोई आदमी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनाता है ना तो उसकी 3 जर्नी है। पहला होता है क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, फिर होता है प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट, और तीसरी आपकी जर्नी होती है विच इज मैच्योर मैट्रिक्स। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आदमी जब किसी प्रोजेक्ट के लिए ये जो स्टेजेस बना रहा है, मैट्रिक्स की टीम बना रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपके फंक्शनल मैनेजर अपॉइंट होंगे, उस फंक्शनल मैनेजर से एक एक आदमी आएगा और एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट होगा।
वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, किसी जगह पे काम करना स्टार्ट करेगा, आपस में कोई एक दूसरे को नहीं जानते, तो ये जितने भी आपके फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स है ये सारे के सारे ये प्रोजेक्ट मैनेजर के भरोसे ही जो है वो डिस्कशन करेंगे कि हाँ सर ऐसे करना है वैसे करना है। तो इनमें प्रोजेक्ट मैनेजर एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लिंक के तौर पे जो है वो सर्व कर रहा है, और सारा यहाँ पे फंक्शनल एग्जीक्यूटिव जो है वो एक दूसरे को अभी तक जानते नहीं है, तो ये प्रोडक्ट मैनेजर इनको कोऑर्डिनेट करा रहा है। फिर टीम में जो है वो इमोशंस बिल्ड होंगे, थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है, इन्होंने साथ में जब काम किया है तो थोड़ा सा अच्छा खासा जो है वो एज इन बॉन्डिंग हो गया है। और प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है उस प्रोजेक्ट के, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा ले लो, जब आप बिग फोर्स में जाते हो तो लेट्स से कि देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स, तो ये फंक्शनल आपके जो है वो लोग हो गए, एक हो गया हम लोग का ऑडिट डिपार्टमेंट, एक हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक हो गया जीएसटी डिपार्टमेंट, तो ये तीन आपके फंक्शंस आ गए। इनके जो है वो हेड क्या करेंगे, इनकम टैक्स वाला जो है वो अपने एम्प्लॉयज को इनकम टैक्स में अच्छा सा ट्रेन करेगा, ऑडिट वाला अपने यहाँ पे ट्रेन करेगा, और फिर लेट्स से कि ज़ूडियो आके बोलता है कि बॉस हमारी जो है वो सारे काम आपको संभालना है डेलॉइट, तो यहाँ पे ज़ूडियो का एक मैनेजर अपॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे यू आर ज़ूडियो मैनेजर। सर बोला अभी बन गया, बोला नहीं, आप सेकंड स्टेज में ज़ूडियो मैनेजर बनोगे, पहला 1 साल जाके देख के तो आ जाओ, काम तो कर लो। तो तू ज़ूडियो के पास जा और ऑडिट डिपार्टमेंट से एक बंदा ले ले, इनकम डिपार्टमेंट से एक बंदा ले ले, और जीएसटी डिपार्टमेंट से एक बंदा ले ले, और सब कुछ उसका काम तो संभाल के ला। ये बंदा गया टीम के साथ, सब कुछ इसने काम संभाला, तो ये पहला स्टेज हो गया। पहले स्टेज में आपका जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो ज़ूडियो की जो हेड्स है उनके साथ इतना अच्छा घुल मिल गया है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि जिस बंदे को हम लोग ने ज़ूडियो का प्रोजेक्ट जो है वो एज इन लीड करने भेजा था उसको बोल देते हैं आज से तो ये ब्रांड मैनेजर है, ज़ूडियो कौन संभालेगा, ये आदमी संभालेगा। और ये लोग भी आपस में जो है वो अच्छी खासी बॉन्डिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा परमानेंट बनने की कोशिश करते हैं। अब यूजुअली यही टीम बार बार जाती है और धीरे धीरे ये टीम के सब लोग इतने ज्यादा मिल जाते हैं कि अब इन टीम की इक्वल अथॉरिटी हो रही है, टीम का इक्वल यहाँ पे क्या हो रहा है, एज इन काम अलोकेट हो रहा है, ये टीम इक्वली डिसीजन मेकिंग कर रही है, पूरी ज़ूडियो के स्टाफ इनको जानने लग गई है। तो हमारा ये मैट्रिक्स अब क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, जहां पे अब ड्यूअल अथॉरिटी स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो चुका है, दोनों ही फंक्शनल और प्रोडक्ट आपके जो है वो परमानेंट फील कर रहे हैं, एंड दोनों की अब इक्वल अथॉरिटी यहाँ पे हो रही है, राइट। सो दैट इज द केस ओवर हियर व्हिच इज मैच्योर मैट्रिक्स, और पूरा हम लोग ने यहाँ पे 8 स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मूव टू द फर्दर पार्ट। अब यहाँ पे इसके अंदर एक बीच में टॉपिक आ जाता है व्हिच इज चैंडलर्स स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। अब चैंडलर नाम का एक बंदा था, वो बोलता था कि यार किसी भी स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, और ये वाली बात 1997 में स्टीव जॉब्स ने एस्टैब्लिश भी की थी। स्टीव जॉब्स जब 1997 में वापस से आए एप्पल में, तो उन्होंने देखा कि यार एप्पल का स्ट्रक्चर बहुत ही बिगड़ा गया है। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से डिविजनल स्ट्रक्चर बना लेती है, वैसे ही एप्पल ने भी डिविजनल स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, जबकि उस लेवल पे डिविजनल स्ट्रक्चर ही सुटेबल माना जाता था। यहाँ पे स्टीव जॉब्स ने बोला कि भाई अपने तो फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके पीछे का रीजन ये था कि यार डिविजनल स्ट्रक्चर में जब ये डिविजन्स लोग हैंडल करते थे तो वो इकोसिस्टम जो मैं बनाना चाहता हूं वो तो बन ही नहीं पा रहा, बिकॉज ये लोग आपस में कुछ कोऑर्डिनेट कर ही नहीं रहे। एप्पल का जो मैकबुक वाला डिवीजन है वो बोलता है कि मैं तो मैक संभालूंगा, जो आपका लेट्स से कि उस टाइम पे तो टैब नहीं आया था, बट आज उस एंगल में ले अपने, तो मोबाइल वाला बोलता है मैं पूरा मोबाइल संभालूंगा, टैब वाला बोलता है मैं टैब संभालूंगा। अरे तुम तीनों में आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारी तो पूरी की पूरी गेम ही उस बात पे है ना कि हमें एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है जहां पे हमारे प्रोडक्ट आपस में इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो जाए कि आदमी उस इकोसिस्टम से बाहर जाने की सोचे ही ना, इनफैक्ट कोई बाहर आया हुआ है तो वो भी एज इन यहाँ पे आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप और टैब अगर एप्पल का ले लिया है, तो मोबाइल में जो है वो क्यों एंड्रॉइड का यूज कर रहा हूं, इतना अच्छा इकोसिस्टम है, इसमें शामिल होने के लिए नेक्स्ट फोन भी मैं क्या करता हूं, एप्पल का ही लेता हूं। तो इसके लिए बहुत रिसोर्स शेयरिंग जरूरी है। आपका अगर लेट्स से कि कोई कैमरा यहाँ पे बनता है तो इट शुड बी कंपेटेबल विद ऑल द 3। आपके यहाँ पे अगर लेट्स से कि कोई स्क्रीन शेयरिंग हो रही है तो इट शुड बी कंपेटेबल विद ऑल दीज 3, राइट। सो वहां पे उन्होंने जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर लाया विच मेड द इनोवेशन वेरी वंडरफुल। और इसीलिए यहाँ पे चैंडलर जी बोलते हैं कि बॉस एक स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए स्ट्रक्चर बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जैसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट में जब डील कर रहे हो और इनोवेशन उतना नहीं होता है, तो आपको सिंपल से मल्टी डिविजन में जाना ही पड़ेगा। तो वहां पे वो बोलते हैं कि फेस कुछ ऐसा होता है कि आपकी नई स्ट्रैटेजी बनती है, आपके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो हड़ताल मच जाती है, समझ नहीं आता कि भाई क्या काम करे क्या नहीं करे, और आप बोलते हो रुको भाई, क्योंकि प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, तो आप बोलते हो रुको भाई चलो नया स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे ही नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सब एकदम शांत हो जाता है, प्रॉफिट एकदम फुल हवे स्पीड में चला जाता है, एंड देन आप कुछ टाइम तक वेट करते हो 5-6 साल, और उसके बाद फिर से आप जो है वो ये दौर स्टार्ट करते हो। मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में जब भिड़त हो रही है, दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में आप बार बार स्ट्रक्चर को चेंज ना करके आप स्ट्रैटेजीज को चेंज कीजिए, आप अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से ही स्ट्रैटेजी बनाइए। लेकिन लॉन्ग टर्म में यार सेम स्ट्रैटेजी अगर हम लोग को रखनी है तो आप एक्सपांड नहीं कर पाओगे, तो वहां पे आपको जो है वो बेटर क्या करना चाहिए कि स्ट्रक्चर को चेंज कर लेना चाहिए, और फिर स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी एज एन एकदम प्रॉपर्ली फुल फ्लेज बनानी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में आपके जो है वो स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाइए टू मेक इट कंपैटिबल विद द स्ट्रक्चर,
और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो वहां पे आप स्ट्रक्चर में डेफिनेटली चेंज लाओ टू मेक इट कंपेटेबल विद द फ्यूचर स्ट्रैटेजी। एंड नाउ हियर आर स्ट्रक्चर वाला पार्ट एंड्स। आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है विच इज स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। वेल, हमको पता है कि हु इज अ लीडर। लीडर वो होता है जो टीम को मोटिवेट करता है। लीडर वो होता है जो टीम के रिगार्डिंग विजन्स के डिसीजन लेता है। लीडर वो होता है जो मिशन बताता है टीम को। लीडर बताता है कि भाई कहां पे हम लोग को जो है वो एज इन पहुंचना है। लीडर वो आदमी हो गया जो हमारे स्टाफ को इंस्पायर करता है। लीडर वो आदमी हो गया जो स्टाफ पे भरोसा दिखाता है। लीडर वो आदमी होता है जब मार्केट में अगर कुछ आपके साथ नेगेटिव हो जाता है, कुछ स्ट्रैटेजी में जो है वो एज इन कुछ गलत हो जाता है, तो वहां पे वो डिसीजन लेता है। तो लीडर की क्वालिटीज तो हम सबको पता है कि हु इज अ लीडर। ही इज अ पर्सन जो करेक्टिव एक्शन लेने में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, पुश करता है, टीम वर्क का कल्चर क्रिएट करता है, चेंजिंग सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करता है, अलर्ट रहता है, एथिकल लीडरशिप रतन टाटा जी की तरह एज एन एक्सरसाइज करता है, कंपनी को गाइड करता है, कंपनी के पर्पस को फॉर्म करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और सब एकदम टॉप पे रहता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चल रहा है उसको सब कुछ पता रहता है, राइट। सो दैट इज द पर्सन हु इज अ लीडर। वेल, लीडरशिप आपकी जो है वो एज एन अगर देखी जाए तो उसकी दो अप्रोचेस हो सकती है जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अप्रोचेस टू द लीडरशिप स्टाइल, एक होती है ट्रांसफॉर्मेशनल और एक होती है ट्रांजैक्शनल। ये देखो टाइम टाइम की बात है। अगर जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हालात खराब चल रहे हैं, आपकी टीम बड़ी डीमोटिवेटेड फील कर रही है, आपके पास रिसोर्स कुछ खास नहीं है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि यार टीम को ना पैसे देने से ज्यादा एक विश्वास और एक भरोसा जो है वो दिलाना बहुत जरूरी है कि यार हम कर सकते हैं, और उसी वक्त एक आदमी आके बोलता है कि यार क्या तुम लोग जो है वो एज एन एकदम डीमोटिवेटेड होके बैठे हो, आज हम लोग इतने बड़े पर्पस के लिए काम कर रहे हैं तो इतने चुनौतियां तो आएगी, इतने चैलेंजेस तो आएंगे, तो ऐसे हर बार हारेंगे तो कैसे चलेगा, चलो कदम उठाओ और आगे बढ़ो और दुनिया को दिखा देते हैं कि यार ऐसे बुरे वक्त से हम लोग जो है वो निकले थे। एक एक का नाम उस वक्त याद रखा जाएगा जब हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन वापस से उस स्टेज पे पहुंच जाएगी। वेल, ऐसी इंस्पायरिंग स्पीचेस देने वाले लोगों को हम बोलते हैं यार ये तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है। ये आदमी जो है वो पैसे के रॉब पे जो है वो सामने वाले को मोटिवेट नहीं करता है, ये बड़ा सा विजन दिखाता है कि यार हम कर सकते हैं, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो यार छोटे मोटे चुनौतियां आएगी, छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन इंसानियत का जब जब एक अच्छा एग्जाम्पल लिया जाएगा तो हमारी टीम उस वक्त याद की जाएगी कि यार इन्होंने जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया था। तो यहाँ पे ऐसे लोग जिनको कुछ पर्पस चाहिए रहता है कि यार लाइफ में हम लोग अगर अब इस जगह पे आए तो कुछ ना कुछ करे, तो उनके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच रहती है कि यार मजा आना चाहिए काम में, हम कर रहे हैं तो मतलब सोसाइटी का कुछ ना कुछ भला होना चाहिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। तो ऐसा स्टेज जहां पे टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है, कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्री बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज पे, अभी तक आपके प्रोडक्ट पे आपको ही विश्वास हुआ है लेकिन आपको टीम को विश्वास दिलाना है कि हम कर सकते हैं, बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है, उस केस में आपका जो है वो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बहुत काम आता है। ये मोटिवेट करता है उनको, उनकी एबिलिटीज को स्ट्रेच करके, चार चीजें वो कर सकते हैं वो उनको पता है, बट आप जब बात करते हो उनसे तो वो 10 चीजें करने लग जाते हैं क्योंकि आपने उनको इंस्पायर किया हुआ है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपने बढ़ावा दिया हुआ है। दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। सर ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप मतलब क्या? आपके ऑर्गेनाइजेशन में खूब धन है, खूब पैसा है, और वहां पे आपको लगता है कि यार अब तो लोग खुद हमारे पास जुड़ना चाहते हैं हमारे पर्पस को सर्व करने के लिए, बट व्हाट वी नीड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए हम लोग को ताकि इनमें आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे। और आपके जो है वो मेच्योरिटी आ चुकी है, अच्छा खासा आप कर रहे हो, नाम भी आपका अच्छा खासा है, और एनवायरमेंट में भी ज्यादा टर्बुलेंस नहीं हो रहा है, और आप वहां पे जो है वो सामने वाले एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो कैरेट और स्टिक थियरी के हिसाब से। अच्छा करेगा तो प्रमोट करूंगा, गंदा करेगा तो वो रहा गेट, चुपचाप निकल जा। दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, राइट। तो ये दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है, टाइमिंग की बात होती है, और यहीं पे हम लोग का लीडरशिप का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है स्ट्रैटेजी एंड कल्चर। सर व्हाट इज कल्चर? प्रथा। आपके ऑर्गेनाइजेशन भी तो एक पर्सन ही है यार, जिसका पूरा इतना परिवार है, जिसमें आपके हजारों लाखों एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हजारों मैनेजर्स काम कर रहे हैं, तो वहां पे कल्चर भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ऑफन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन चाहते हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कल्चर रखना पड़ेगा जहां पे सुपरवाइजर के आइडियाज को आपके एम्प्लॉयज जो है वो अपोज कर सके। नहीं तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता ना कि यार सुपरवाइजर के आइडियाज को एम्प्लॉयज अपोज ही नहीं करते। वहां पे ऐसा होता है कि भाई सुपरवाइजर जो है वो बोलता है कि मैंने बोल दिया, बात खत्म, आप अपना दिमाग मत लगाओ। सर ऐसी जगह पे इनोवेशन कैसे होगा? तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है? क्या सुपीरियर को इतना बड़ा माना जाता है कि एम्प्लॉयज उसके जो है वो एज एन आइडियाज को अपोज ही नहीं कर सकते? भले ही थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल वे में, बट अलाउ करना अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, जैसे एप्पल हो गया, देयर दे टेल दैट कि हमारे यहाँ पे यार कोई भी एम्प्लॉयज अगर कोई भी सुपरवाइजर का कोई आइडिया पसंद नहीं आया, आप खुलेआम बिंदास अपोज कीजिए इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। तो ऐसी जगह पे ना इनोवेशन प्रमोट होती है। और जब लेट्स से कि वो आइडियाज ला रहा है तो आपके यहाँ पे अगर ऐसा कल्चर है
कि सुपरवाइजर ही सारे क्रेडिट लेके जा रहा है, तो बॉस का इनोवेशन का कल्चर हुआ आपका। तो कल्चर आपके स्ट्रैटेजी को बहुत बड़ा एक इंपैक्टफुल रोल प्ले कराता है अगर टॉक्सिक वर्क कल्चर है। सर टॉक्सिक वर्क कल्चर मतलब सामने वाले की वर्क लाइफ बैलेंस पे आप ध्यान नहीं दे रहे, बंदा रात को 10 बजे सो रहा है, उसको आप फोन करके बोल रहे हो सुन भाई काम है एक बार ऑफिस का, अरे यार फ्री टाइम में तो कम से कम उसको जो है वो जीने दो। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि यार रीडिंग करनी बहुत जरूरी है, बट रीडिंग के लिए आप टाइम ही नहीं दे रहे। तो ये सारे जो है वो चीजें एम्प्लॉय के माइंडसेट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। आप समझो आप अपने जीवन का जो है 1/3 ऑफ द टाइम, शायद 1/3 से ज्यादा भी टाइम आप अपने कंपनीज में जो है वो एज इन गुजारते हो। तो वहां पे अगर आपको अच्छा कल्चर नहीं मिलेगा तो काम करने का मन नहीं करेगा। शायद 1 साल 2 साल आप पैसे के लिए काम कर लो, बट उसके बाद खुद वो मन कि भाई काम पे मैं जाऊंगा, मजा आ रहा है मुझे, वो तभी आएगा जब अच्छा फ्रेंडली कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन का होगा, इनोवेशन को सपोर्ट करते हुए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ कंपनीज क्या करती है कि भाई मून लाइटिंग अवॉइड करवाती है। वो बोलती है कि यार कोई भी बाहर का काम कुछ नहीं करेगा, चुपचाप जो है वो आपको कंपनी का काम ही करते रहना है, आप अपने फ्री टाइम में भी कोई आउटसाइड जो है वो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। अरे यार ठीक है आपने ऐसा बोल दिया, शायद आपके मन में एक इनसिक्योरिटी रहेगा कि यार ये कंपनी का जो डेटा है वो किसी के साथ शेयर कर दिया तो, शायद कंपनी की जो कंपटीशन है उसको अपने हाथ में ले लिया तो, और खुद रेवेन्यू कमा रहा है। सब सही है, समझ में आता है, बट आप जब इतना उसको रोक रहे हो तो कम से कम आपको उसे ग्रो करने का जो है वो एक्सपोजर देना चाहिए, क्योंकि आदमी ग्रो तो होना चाहेगा। आप उसको बोलोगे कि भाई तू ये वाला काम मत कर, तो शायद वो 1 साल रुक जाएगा, बट दूसरे साल उसको लगेगा ना कि यार मैं खुद का तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो या तो आप कंपनी के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो कि उसको बोल दो भाई अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हमें बता देना, हम तेरे साथ रेवेन्यू शेयरिंग कर लेंगे, बट मिलकर कर देना अपना, क्यों चिंता है। तो शायद ये कल्चर आपका ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो कल्चर बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करता है ऑन द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑन देयर एटीट्यूड, ऑन द टीम वर्क, पीयर प्रेशर वगैरह वगैरह वगैरह। तो सर कल्चर क्या हो गया, वैल्यूज, बिलीव्स, ट्रेडिशन, प्रथाएं, आपके मानने, आपके तौर तरीके, ये सब आपके जो है वो कल्चर है। ट्रेडिशन जो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है, जैसे गूगल 20% टाइम एम्प्लॉयज जो है अपना यूज कर सकते हैं अपने पेट प्रोजेक्ट के बारे में सोचने के लिए। व्हाट अ गुड ट्रेडिशन। एथिकल स्टैंडर्ड, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, कि स्टेक होल्डर्स के साथ कैसा आप रिश्ता रखते हो। लेजेंड्स जो बार बार जो है लेजेंड्स पीपल रिपीट अबाउट इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसके एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स होती है तो हुम वी सीक, तो वो भी आपका एक कल्चर का पार्ट है कि महात्मा गांधी को याद किया जाता है, या आप समझ लो कि कोई स्टीव जॉब्स को याद किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स और सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, आपकी हर एक हरकत में वो कल्चर रिफ्लेक्ट होगा। दोस्तों रतन टाटा जब 1990s के आसपास पूरे के पूरे, इनफैक्ट उनसे पहले ही वो चेयरमैनशिप संभाल लिए थे, बट उनको लगा था कि यार टाटा अब इतना ब्रॉड हो चुका है कि जो टाटा की कोर एथिकल कल्चर्स है, कोर एथिकल वैल्यूज है, वो एज इन अगर देखा जाए तो इतना ईजी जो है वो नहीं होगा हर जगह पे लेके जाना। तो वहां पे उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन बुक क्रिएट कर दी, टाटास कोड ऑफ कंडक्ट, और उसके अंदर बता दिया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चलता है और क्या नहीं चलता है। और एक एक मैनेजर, एक एक एम्प्लॉयज को बोला साइन करो, और इसको अगर तोड़ दिया तो हम तुम्हें तोड़ देंगे। और कितने बेहतरीन एग्जाम्पल उसके अंदर दिए गए जो बताते हैं कि वाई वी यूज टाटा का सिनोनिम एज अ ट्रस्ट एंड वेरी रीजन सिंपल, बिकॉज उन्होंने वो वाली एथिकल क्वालिटीज को बार बार प्रमोट किया हुआ है। बार बार ऐसे टाइम आए थे जहां पे शायद गवर्नमेंट जो है एज इन ब्राइबरी मांग रही थी, बट रतन टाटा जी ने बोल दिया, उनकी कंपनी के एक एक स्टाफ ने बोल दिया काम देर हुआ तो चलेगा बट पैसा आपने नहीं देना है, क्योंकि हम ब्राइबरी को सपोर्ट करते ही नहीं है। जस्ट बिकॉज की काम जल्दी कराना है उसके चक्कर में हम लोग ये गलत एक्टिविटी को सपोर्ट करें, नहीं भाई नहीं। तो वो एक एक जगह पे आपको इम्बाइब होके दिखेगा, उनके टीम वर्क में, उनकी बातों में, हर जगह पे। तो दैट इज द कल्चर विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए वो स्ट्रेंथ का भी काम कर सकता है, वीकनेस का भी काम कर सकता है। अगर आपकी कल्चर जो है वो स्ट्रेटेजी को एक पुश दे रहा है, इट एक्ट एज अ स्ट्रेंथ। और यही कल्चर अगर आपकी स्ट्रेटेजी को रोक रहा है, इट एक्ट एज अ वीकनेस। इट कैन बी योर एलाई, इट कैन बी योर ऑब्स्टिकल। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने कल्चर को जो है वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से फिट करो, और आपकी स्ट्रैटेजी को कल्चर के हिसाब से फिट करो। जब ये आप फिट एस्टैब्लिश करने जा रहे हो तो आप ध्यान रखो आपकी कोर वैल्यूज कल्चर की कभी सेम, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो कोर वैल्यूज को चेंज करने मत जाओ। अगर आपकी स्ट्रैटेजी के साथ इनका फिट नहीं बैठ रहा है तो बेटर है कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलो। लेकिन अगर आपके कल्चर के छोटे मोटे मुद्दे हैं और उसके कारण स्ट्रैटेजी में जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी आ रही है, तो उन कल्चर के छोटे मोटे मुद्दों को चेंज करने की कोशिश करो। चेंज करना कल्चर को बहुत ही डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की एक एक हैबिट में यार और आदतें तो आपको पता ही है कि चेंज करने के लिए 3 महीना लगता है, बट जब एक जन के साथ आपकी बात आ रही है तो 3 महीना है, लाखों के साथ जब बात आ रही है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आपका रहेगा। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि हाउ टू चेंज द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट।
स्ट्रैटेजी आपका जो है वो जब कल्चर को सपोर्ट करता है तो वो मूड को शेप अप करता है, टेम्परामेंट को शेप अप करता है, मोटिवेशन जो है उनको शेप अप करता है, पीपल को जो है वो एज एन नर्चर करता है, उनके बिहेवियर में आपको जो है एज एन इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, मोटिवेशन लेवल पे आपको जो है वो इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। लेकिन रिस्क भी है, अगर सिंक में नहीं है तो कल्चर को चेंज करना चाहिए या स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका कल्चर और स्ट्रैटेजी में कितना मिसफिट है। जैसे कि मैंने बोला कि स्ट्रैटेजी मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जो कंपनी के कॉर्पोरेट कल्चर के जो सीक्रेट अनचेंजेबल पार्ट है उसके साथ कंपैटिबल हो, क्योंकि वो तो कभी चेंज नहीं हो सकता यार। आप टाटा को बोलोगे यार एथिकल वैल्यूज आप कॉम्प्रोमाइज करो, वो बोलेगा नहीं भाई आप स्ट्रैटेजी चेंज कर दो। फिर आपके जो है वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई जो भी आपने स्ट्रैटेजी चूज करके रखी हुई है वो फाइनल रखो, कल्चर के छोटे मोटे मुद्दे जो हिंड्रेंस डाल रहे चेंज दोज मुद्दास, राइट। लास्ट में दोस्तों हमारा टॉपिक एक खाली बच जाता है विच इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप। वेल, आज तो शार्क टैंक का जो है वो जमाना चल रहा है, तो यू नो व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। एक ऐसा आदमी जो नया कॉन्सेप्ट लाए, अपॉर्चुनिटी ढूंढे, उसके ऊपर काम करे, रिसोर्स जुगाड़े, रिस्क फेस करे, स्टार्टअप कंपनी फॉर्म करे, प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यूज में कुछ एडिशन करे, राइट, ताकि लोगों को जो है वो ज्यादा फायदेमंद लगे। सर ये इंट्राप्रेन्योर क्या हो गया? वेल, यही काम जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बैठा एक एम्प्लॉय कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंट्राप्रेन्योर। जैसे सुंदर पिचाई हो गया, गूगल के जो सीईओ हो गए, ही इज एन इंट्राप्रेन्योर। कितने नए नए वो आइडियाज लाता है। स्टारबक्स का जो ये कॉफी के ऊपर नाम लिख के देने वाला जो एक कल्चर है, वो भी एक तरीके से एम्प्लॉय का ही आइडिया था। उसने जो है वो बोला कि यार कितना गंदा लगता है लाटे, ये सब बोल बोल के चिल्लाना, बेटर है कि नाम से हम लोग थोड़ा सा डिनोट करें, रिस्पेक्टफुल फील होगा, अपनापन वाला वाइब आएगा। तो एक आउटलेट में ये वाला चीज चार्ट किया था। आज देखो 4 बिलियन कॉफी कप्स एक साल में बिकते हैं और हर जगह पे ये चीज बोल बोल के जो है वो दी जाती है, नाम लिख लिख के दिया जाता है। सेम आपका जो मैकडॉनल्ड्स का हैप्पी मील था, इट वाज एन आइडिया ऑफ द मैकडीज एम्प्लॉय ओनली। तो एक एंटरप्रेन्योर मतलब ऐसा एंटरप्रेन्योर हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन के चार दीवारी में रह के, बाउंड्रीज में रह के क्रिएटिविटी लगा रहा है, इनोवेशन लगा रहा है, चेंज में बिलीव करता है, फेलियर से डरता नहीं है, नए नए आइडियाज लाता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है, रिस्क लेता है और इनोवेशन को प्रमोट करता है। दैट इज एंटरप्रेन्योर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर दोस्तों खत्म होता है, राइट। ये चैप्टर हम लोग ने जो है वो लगभग सारी बातें इसकी रिवाइज कर ली है, एक शॉर्ट ग्लिम्स ले लिया हर चीज का। अब आपको जो है वो एज इन बहुत इजी लगेगा जब ये चैप्टर आप मॉड्यूल में पढ़ोगे। वेल, ऐसे ही मैंने जिस तरीके से चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन देके रखा हुआ है, सेम आपको जो है वो बाकी चैप्टर्स का रिवीजन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। डेफिनेटली आप जो है वो देखिए, और उसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो डिमांड कर सकते हो। एंड अगर लेट्स से कि इस वीडियो में आपको जो है वो कई बातें पसंद आई होगी और लेक्चर अच्छा लगा रहेगा, तो डेफिनेटली प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हमें अच्छा लगता है जब आप लाइक्स और कमेंट करते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कुछ और फर्दर करने के लिए, लगता है कि यार फील आता है कोई देख रहा है। सो डेफिनेटली वो कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉस, बहुत सारी वीडियोज हम लोग ने डाली है और भी फ्यूचर में हम आपको कमिटमेंट देते हैं कि डालेंगे, तो प्लीज चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। फाइनल का भी कंटेंट हम लोग यहाँ पे डालेंगे, प्लस इंटर का तो हम लोग डेफिनेटली डाल ही रही है। सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर्स। मिलते हैं अगले रिवीजन वीडियोज में।